हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राइटिंग प्रैक्टिस वाली वीडियो और हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स। इसको हम हाउ टू प्रेजेंट आंसर बोल रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस बोल लो, बात एक ही है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पेपर के अंदर आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब लॉ पढ़ते हैं उनको लॉ समझ आ जाता है अच्छे से, उनको ये नहीं समझ आता प्रेजेंट कैसे करना है। तो आज मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा कि अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है आंसर तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। आज हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, प्लस खुद भी लिख के दिखाऊंगा आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, प्लस कुछ बच्चों की आपको जिन बच्चों के, जो हमारे से बच्चे रेगुलर गूगल ड्राइव पेन लेते हैं, हम उनके टेस्ट लेते हैं तो उनकी टेस्ट शीट में चेक करता हूं, तो जो जिनकी अच्छी अच्छी शीट थी एक दो बच्चों की जो मेरे को बहुत अच्छी लगी प्रेजेंटेशन वाइज, उनकी शीट्स भी दिखाऊंगे। बच्चों ने इस जो हमने तरीका सिखाया उसको सीख के किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करा वो भी सिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा आपको प्रॉपर। तो स्टार्ट करते हैं, आपको मजा आ जाएगा मेरा प्रॉमिस है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा सीएमए फाइनल का ऑलरेडी यूट्यूब पे मैराथन अपलोडेड है जून 24 के लिए और दिसंबर 24 के लिए रेलेवेंट, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो देख लो, उसका लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। प्लस सीएमए फाइनल लॉ की अमेंडमेंट जो जून 24 के लिए रेलेवेंट है उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, मैंने वो भी डाल रखी है। प्लस सीएमए फाइनल लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो भी देख लेना। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं मैराथन को। मैराथन कह रहा हूं, राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन को देख के बताना कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। चलो करते हैं स्टार्ट। तो चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। एक आध क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे प्रेजेंट करना है, डिफरेंस बिटवीन वाला आएगा तो कैसे प्रेजेंट करना है, सेक्शन नंबर याद है तो कैसे प्रेजेंट करना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे प्रेजेंट करना है। और प्लस इसके अलावा अगर जो जैसे कई बार होता है ना, कंपनी लॉ में फॉर्म होता है कि ये फॉर्म इतने डेज में फाइल करना है, वो डेज भूल गए तो वहां पे क्या लिखना है। अगर कोई केस स्टडी पे क्वेश्चन बेस्ड है, किसी जजमेंट पे बेस्ड है और वो जजमेंट का नाम भूल गए तो आंसर को कैसे लिखना है, सबके बारे में बात करते हैं। पहले शुरू करते हैं, फिर मैं तुम्हारे को ना अपने ही टेस्ट, हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं ना, फिर तुम्हारे को भी प्रॉपर मैंने जैसे उन लोगों को सिखा रखा है, अब वो लोग करते हैं तो उनके एक सजेस्टेड आंसर्स की मैं कॉपी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आंसर को लिखना है, फिर फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा वो भी दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। मान लो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर, ऐसे से एक मान लो एक बड़ा सा पैराग्राफ है, उसकी एक सिचुएशन दी हुई है कि बताओ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी एक क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी पहले उसके पहले बेस समझा दूंगा। तो आपको ना अगर कभी भी कोई केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन आए तो आपको उस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले लिखने हैं फैक्ट्स, अभी क्या लिखना है इसके अंदर बताऊंगा। दूसरा आपको लिखना है रेलेवेंट प्रोविजन, तीसरा आएगा एक्सप्लेनेशन एंड चौथा आएगा कंक्लूजन। आप दो तरीके से कर सकते हो। ये मैं अभी कौन से वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, केस स्टडी बेस अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, जिसको हम केस स्टडी बेस बोल लो या सिचुएशन बेस बोल लो। आई होप आप देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केस स्टडी एंड केस लॉ, आपको शायद दोनों में फर्क पता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर एक सिचुएशन बना दी और आपसे पूछा गया कि भाई बताओ इसके अंदर ऐसा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वो क्या है, उसे हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। एक होते हैं केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें किसी पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनाया होता है, उसे हम केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। अभी मैं केस स्टडी बेस्ड किसी सेक्शन पे क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखो, दो तरीके हैं, एक है फैक्ट्स, रेलेवेंट प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। दूसरा तरीका, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखना पसंद करते हैं, वैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। रेलेवेंट प्रोविजन ऊपर लिख दो, पहले प्रोविजन लिख दो, देन उसके बाद फैक्ट्स लिख दो, देन एक्सप्लेनेशन और देन कंक्लूजन। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख दो, मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन चारों कॉलम में आएगा क्या, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। फैक्ट्स वाले में क्या आएगा, रेलेवेंट प्रोविजन में क्या आएगा, फिर प्रॉपर एक क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर उसके बाद इसको फ्रेम करते हैं। देखो,
फैक्ट्स का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको एज इट इज उतार दोगे, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्स, जो वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे 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 हुआ। रेलेवेंट प्रोविजन का मतलब होता है जहां पे आपको यह बताना है कि अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस चीज पे बेस्ड है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर का जाकर बोलते हो कि सर मेरे को ये बीमारी, मतलब मेरे को ये चीजें दिक्कत आ रही है, मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरे को नींद नहीं आ रही, ये आप अपने फैक्ट्स बता रहे हो। फैक्ट्स सुनने के बाद डॉक्टर आपको क्या बताएगा, रेलेवेंट प्रोविजन की आपको बीमारी क्या है। बीमारी करने के बाद अब आपको यह बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि इसको ठीक कैसे करना है, आपके परहेज क्या क्या होंगे, और आखिरी में कंक्लूजन बताएगा कि आप ठीक हो पाओगे या नहीं। सिंपल सी बात है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। तो मैंने एक डॉक्टर के एग्जांपल से आपको लिंक कर दिया। सबसे पहले आप डॉक्टर को जाकर आप बताओगे कि आपको क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्स। उसके बाद डॉक्टर आपको बताएगा रेलेवेंट प्रोविजन कि आप इस चीज में फॉल कर रहे हो, आपको बुखार है या आपकी तबियत खराब है, आपको स्टमक के अंदर कोई दिक्कत है वगैरह वगैरह, डॉक्टर बताएगा, दैट इज रेलेवेंट प्रोविजन। फिर वो एक्सप्लेन करेगा कि ये क्यों हुई है और इसे ठीक कैसे करना है, और आखिरी में फिर वो आपको बताएगा कि फाइनली आप ठीक हो पाओगे या नहीं, ये चीज हो पाएगी या नहीं। तो इसको हम 4 कॉलम में डिवाइड करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, रेलेवेंट प्रोविजन को पहले लिख देते हैं, फैक्ट्स को बाद में लिख देते हैं, तो भी चलेगा। आप चाहो तो फैक्ट्स ऊपर, रेलेवेंट प्रोविजन बाद में, तो भी चलेगा। हर किसी का प्रेजेंटेशन का अपना तरीका है, बस आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। और जब मैं बोलूं ना फैक्ट, रेलेवेंट प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, तो हेडिंग देनी है प्रॉपर ही। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, एक फिर समझाऊंगा कि कैसे आंसर करना है। ये लो सीएमए फाइनल, ये लो एक क्वेश्चन पहले समझते हैं। ये एक फाइनल का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंटर वाले बच्चों को भी समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन, ये चैप्टर वहां पे भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट कंपनी पे, उसको छोड़ के पहले सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल है। ये पहले सेकंड क्वेश्चन जो है ना, वो सेक्शन 8 कंपनी पे बेस्ड है। पहले सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है आप लोगों को सबको पता है। पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूं, तभी तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंसेप्ट भी नहीं आते होंगे। जब मैं कंसेप्ट नहीं समझ आएंगे तो मैं आंसर कराने बैठूंगा तो उनको यही नहीं पल्ले पड़ेगा मैं बोल क्या रहा हूं। तो आप लोगों ने कंपनी लॉ में एक सेक्शन 8 कंपनी पढ़ा हुआ है। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, करेक्ट। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। वहां पे कंपनी लॉ के सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी वो होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये जो भी पैसा कमाती हैं ये अपने ही बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करती है, और इनको अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो जो भी अर्निंग करेंगी अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगी, इनका मेन डिविडेंड नहीं बांटेंगी। जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी बनाई है, उसका काम है गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को, पुअर सेक्शन के बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो वो एक सेक्शन 8 कंपनी है। उस कंपनी का मान लो मैंने नाम रखा है XYZ फाउंडेशन। अच्छा, ये मैंने फाउंडेशन क्यों लिखा, क्योंकि कंपनी लॉ बोलता है कि जैसे आपको पता है नॉर्मल कंपनी है तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड आता है, पब्लिक कंपनी है तो लास्ट में लिमिटेड आता है, लेकिन लॉ बोलता है कि अगर वो सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, तो उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। ये लोग ज्यादातर अपने नाम के आगे फाउंडेशन वगैरह लिखते हैं ताकि इनको डोनेशन मिलना आसान हो जाए। तो मैंने तुम्हारे को बताया, और मान लो हमने किस लिए बनाई है ये फाउंडेशन, किस लिए बनाई है, पुअर सेक्शन के चिल्ड्रन को एजुकेट करने के लिए मान लो हमने बनाई है। गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे या बहुत नॉमिनल फीस पे पढ़ाएंगे, एग्जांपल लेके बात करते हैं, ऐसी एक संस्था बनाई है। तो हमारी ये संस्था या तो पहली बात तो प्रॉफिट कमाएगी नहीं, और अगर कमा भी रही है तो अपना बिजनेस, अपना सारा पैसा सारा क्या करेगी, वहीं री इन्वेस्ट करेगी। तो ये लोग, ये संस्थाएं चलती कैसे हैं, डोनेशंस के बेस पे, इनको डोनेशन वगैरह मिलती है, उससे चलती हैं, ऑपरेट होती हैं। क्योंकि टीचर वगैरह को सैलरी देनी पड़ेगी, सफाई कर्मचारी वाले पैसे लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो वो सब खर्चा अफोर्ड कहां से होगा, जो फाउंडेशन पे, जो इन पे डोनेशन वगैरह आती है वहां से। अब क्या होता है कि इस सेक्शन में यह भी लिखा हुआ है कि कल को अगर ये सेक्शन 8 कंपनी अपने फंड्स की मिसमैनेजमेंट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस कंपनी को बंद कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इसको किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट कर सकती है, मर्ज कर सकती है। लेकिन दोनों सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे मान लो XYZ फाउंडेशन थी, अब मान लो एक ABC फाउंडेशन है, ये भी एक सेक्शन 8 कंपनी है, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव है टू सेव गर्ल चाइल्ड, कि अगर रोड पे कहीं गर्ल चाइल्ड इनको मिल जाती है, नाबालिग बच्चा मिल जाता है या छोटा बच्चा मिल जाता है, इनको लगता है ये बच्चा खो गया है या बच्चा किसी टेररिस्ट की कैद में है, आप उसको सेव कर रहे हो, या आप उसको, कोई बंदा, किसी लड़की किसी गलत जगह पे फंस गई, आप उसको बचा रहे हो, तो इनका ऑब्जेक्टिव है गर्ल चाइल्ड को सेव करना। और मान लो एक और संस्था है, वो है PQR फाउंडेशन,
इसका ऑब्जेक्टिव सेम है, पुअर सेक्शन को चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करना, पुअर सेक्शन के चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसका ऑब्जेक्टिव सेम है। अब मान लो कि कल को अगर ये सेक्शन 8 कंपनी गलत काम करती है, फंड का मिसमैनेजमेंट करती है, तो मैंने तुम्हारा क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस कंपनी को बंद कर सकते है, चाहे तो इसको किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट कर सकती है। लेकिन लॉ कहता है कि जब वो किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट करेगी तो दोनों का ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए, दोनों का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो अगर आप देखो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस वाली सेक्शन 8 कंपनी को इसमें अमलगमेट करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? आंसर इज नो, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि है तो दोनों सेक्शन 8, अमलगमेट नहीं हो सकता, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। इसका ऑब्जेक्ट है गरीब बच्चों को पढ़ाना, इसका ऑब्जेक्ट है गर्ल चाइल्ड को सेव करना। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस वाली फाउंडेशन को इस पीक्यूआर फाउंडेशन में अमलगमेट करना चाहे, इसके अंदर मर्ज करना चाहे तो कर सकती है। अमलगमेट मींस दो कंपनियों को जोड़ देना, मर्ज करना, तो कर सकती है, यहां कर सकती है, क्योंकि यहां पे इस वाली का भी काम सेम है जो इस वाली का काम सेम है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अमलगमेशन कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए। तो पहले तो मैंने तुम्हारे को सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव समझाया कि सेक्शन 8 कंपनी होता क्या, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम क्या होता है। अब तुम्हें पेपर में आया हुआ क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं, फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो दिखाता हूं, फिर मेरे जो हमारे जो बच्चे हैं जो उसको आंसर को प्रेजेंट कैसे करा उन्होंने वो भी दिखा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन क्या है पेपर के अंदर आया हुआ, क्वेश्चन 2, Mr. X in association with his relative formed a company to promote education for the children of poor section। वही वाली बात जो मैंने बताई, X नाम का एक बंदा है, उसने क्या करा है कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक संस्था बनाई है, सेक्शन 8 कंपनी बनाई है। A license was issued by the central government allowing the said company to be registered under section 8 of the company। और क्योंकि आप इस पर्पस के लिए बना रहे थे कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, आपका मेन पर्पस वेलफेयर करना था, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस भी दे दिया कंपनी बनाने के लिए। गवर्नमेंट एड्स एंड लॉट्स ऑफ फंड वर कंट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द बेनेवोलेंट ऑब्जेक्ट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है सोशल ऑब्जेक्ट। और आपकी कंपनी क्योंकि बन गई तो अब आपको चलाने के लिए इसको सरकार ने भी आपको डोनेशन दी, प्लस बहुत सारी पब्लिक ने भी आपकी कंपनी को डोनेशन दी। However, on the complaint against the company, central government came to know about the manipulation of the funds in the company and so ordered to revoke the license of the company। Revoke means cancel। Revoke का मतलब क्या होता है? कैंसिल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगा कि भाई ये कंपनी अपने फंड्स की मिसमैनेजमेंट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले तो ये डिसाइड करा कि इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, और साथ में आगे ये भी बोला फर्दर डायरेक्टेड फॉर द अमलगमेशन विद अनदर कंपनी स्टैंडर्ड सेक्शन विद एन ऑब्जेक्ट टू सेव गर्ल चाइल्ड। और साथ में ये बोल दिया गया कि भाई एक तो इसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, प्लस इस सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरे सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट कर देंगे, जिस दूसरी सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? गर्ल चाइल्ड को सेव करना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, एग्जामिन द लीगल पोजीशन एज टू ऑर्डर पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द कंपनी एक्ट। तो अब वो ये कह रहा है कि आप एज पर कंपनी एक्ट ये बताओ कि यह चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है काम करा है क्या वो पॉसिबल है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो ओके है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? फैक्ट्स। फैक्ट्स में आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन में से निकालना है। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, एक एसोसिएशन। अब देखो यहां पे ना फैक्ट्स बहुत बड़े हैं, आपको फैक्ट्स कहां से कहां तक लिखने होते हैं? वैसे जहां से पूछ रहा होता है ना एग्जामिन द प्रोविजन, सिर्फ ये वाला पैराग्राफ नहीं डालना होता, जनरली पूरे फैक्ट्स लिखने होते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स इतने बड़े हैं ना तो आपको फिर पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पता क्या करोगे? देखो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे फैक्ट्स, फैक्ट्स के अंदर आप लिखोगे, कहां से कहां तक लिखोगे पता है? मिस्टर एक्स इन एसोसिएशन विद हिज फ्रेंड formed a section 8 कंपनी आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्स के अंदर क्वेश्चन में से ना बातें छांटनी पड़ेंगी, मेन बातें, ताकि आपके फैक्ट्स निकल आए। सेक्शन 8 कंपनी टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ पुअर चाइल्ड। यहां तक लिखने के बाद आप फिर ना आगे वाले लाइन लिखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया वगैरह वगैरह वगैरह, सब डोनेशन वोनेशन मिली, सीधा यहां से। बट सेंट्रल गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट द मैनिपुलेशन ऑफ द फंड्स, बट सेंट्रल गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट द मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स
So central government decided to amalgamate this company into another section company, into another section 8 company, into another section 8 company with an object to save the girl child. बस यहां पे फैक्ट्स लिख दिए, ये फैक्ट्स हैं। अब पता है क्या है, अगर तुम उसको, ये तो मैंने भी अपने हाथ से लिखा तो ये लिखने में इतना बड़ा हो गया। अब कुछ कुछ बच्चों ने, जब मैंने टेस्ट में डाला था ये क्वेश्चन, तो पूरा मिस्टर एक्सेल अगर यहां तक लिखी, सोचो कितनी सारी लाइनें तो अभी मैंने काट दी। उनके फैक्ट्स ही आधे पेज के हो गए थे, इतने बड़े फैक्ट्स कोई पढ़ेगा नहीं। आपको सिर्फ मेन बात लिखनी है कि फैक्ट्स में हुआ क्या कि सेक्शन 8 कंपनी है और इसने एक वायलेशन करी है, तो अब इसको दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट किया जा रहा है। इसका मेन काम गर्ल चाइल्ड को सेव करना है। अब आता है रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट प्रोविजन में आपको, अच्छा देखो दो कॉलम है ना, एक हो गया फैक्ट्स, जैसे मैंने लिखा ना फैक्ट्स ऐसे कोमा एरो बनाकर, ये प्रॉपर ऐसे लिखना है वर्ड फैक्ट्स आगे। दूसरा वर्ड क्या था, रेलेवेंट प्रोविजन, तो ऐसे प्रॉपर लिखना है रेलेवेंट प्रोविजन। अच्छा रेलेवेंट प्रोविजन में यहां पे क्या लिखोगे, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बस इतना ही लिखोगे। इसको हम रेलेवेंट प्रोविजन भी बोलते हैं, या इसको हम गवर्निंग प्रोविजन भी बोलते हैं, कि यहां पे कौन से सेक्शन का प्रोविजन लगेगा। एक ही बात है, कुछ भी लिख दो, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। अब आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर आप अब वो पूरा का पूरा सेक्शन 8 को एक्सप्लेन कर दोगे। अब पूरा का पूरा सेक्शन 8 एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, मैं बताता हूं कहां से कहां तक एक्सप्लेन करोगे। यहां से, ये देखो, ये जो सेक्शन 8 में लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दोगे कि एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कंट्रावेंस एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर इसके बाद ये यहां पे देखो मेन वाले पॉइंट पे आते हैं, और वेयर लाइसेंस रिवोक्ड, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी में क्या कर सकती है, अमलगमेट कर सकती है, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए। तो ऐसे बस यहां तक का पूरा प्रोविजन क्या करोगे, जो सेक्शन 8 में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सप्लेन करने के बाद आप लास्ट में कंक्लूजन दोगे कि ऐसा हो सकता है और नहीं हो सकता। और कंक्लूजन को स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे स्टार्ट करना है, फ्रॉम द अबव provision it is clear that, इसको अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, स्टार्ट करने के। फ्रॉम द अबव प्रोविजन इट इज क्लियर दैट, ऐसे करके लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट, फिर आगे वो जो आप कंक्लूजन देना चाहते हो वो डाल दो। फ्रॉम अबव, या तीसरा लिख सकते हो, फ्रॉम अबव एनालिसिस। ये एनालिसिस वाला वर्ड जनरली तब आता है जब आप किसी सेक्शन का एनालिसिस करो, यहां तक कोई एनालिसिस करने से प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इसलिए इसकी यहां पे इसको मत डालना। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं कि एनालिसिस वाला अगर कोई क्वेश्चन तो ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम द अबव एनालिसिस वी कैन से दैट, ऐसे करके भी लिख सकते हो। या लास्ट आता है इन नटशल वी कैन कंक्लूड दैट। नटशल मींस संक्षिप्त में हम बता रहे हैं, ये आंसर को प्रेजेंट करने के, कंक्लूजन देने के अलग अलग 4 तरीके हैं। आप इस तरीके से लाइन को स्टार्ट करके आगे कंक्लूजन दे सकते हो। इनमें से किसी भी तरीके से फॉलो करें, मैं तो कहता हूं चारों याद कर लो। किसी आंसर में इस तरीके से लिख दो, किसी आंसर में इस तरीके से लिख दो, किसी आंसर में इस तरीके से, किसी आंसर में इस तरीके से। अब मैं तुम्हारे को एक कंक्लूजन देके खत्म करके दिखाता हूं। अब ये मैंने 4 तो लिख दिए, आप वीडियो को पीछे पॉज करके लिख लेना। अब मैं पहले इस वाले का आंसर कंक्लूजन देके दिखाता हूं। तो फ्रॉम अबव प्रोविजन इट इज क्लियर दैट, from above provision it is clear that since both the section 8 companies are having different object, are having different objects,
सो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट CG is not valid because central government, because as per section 8 objects of अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग नहीं जो अमलगमेट हो रही है, एंड अमलगमेटेड कंपनी जिसमें वो अमलगमेट हो रही है, मस्ट बी सिमिलर, मस्ट बी सिमिलर। अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। और आप इसको चाहो तो नीचे अंडरलाइन कर सकते हो ताकि उसका फोकस जाए इस पे। इस तरीके से कंक्लूजन दे दो। तो यहां पे सेक्शन 8 मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि वहां पे लिखा होता आपको पूरा एक्सप्लेन करना और लास्ट में से कंक्लूजन देके आंसर को खत्म कर देना है। अब आप चाहो तो इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, फैक्ट्स को नीचे ले जाते हैं, सबसे पहले ऊपर रेलेवेंट प्रोविजन लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन भी ऊपर ही लिख देते हैं। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, रेलेवेंट प्रोविजन में ऊपर कि कौन से सेक्शन पे बेस्ड है, फिर उस प्रोविजन में लिखा क्या एक्सप्लेन भी वहीं कर देते हैं। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, फिर उसके बाद वो फैक्ट्स लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और लास्ट में कंक्लूजन कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। वैसे ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सारे ही तरीके अच्छे हैं ना। हम ये वाला भी लिख सकते हैं, वो वाला भी लिख सकते हैं। इन तीनों में सबसे बेटर ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये सबसे बेटर है। वैसे ये सबसे पहले प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो, किस पे पूछा गया, प्रोविजन है क्या, उसको एक्सप्लेन कर दो, फिर फैक्ट्स बताओ क्वेश्चन में क्या, आखिर में कंक्लूजन दे दो। और चाहो तो ये वाला लिखो, सेकंड वाला ना ही फॉलो करना तो अच्छा है। चाहो तो ये वाला कि फैक्ट्स सबसे ऊपर फैक्ट्स डाल दिया। तो जैसे हमारे इस एग्जांपल में देखें तो हम अगर इसी एक वर्डिंग देखें तो अगर ये जैसे फैक्ट्स हैं तो हम ये पहले ना लिखकर पहले हम रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 8 पे पूछा गया एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन सेक्शन 8 को एक्सप्लेन कर देते, फिर फैक्ट्स नीचे डाल देते यहां पे और लास्ट में कंक्लूजन दे देते, तो ये ऐसे हो जाता। और चाहो तो ऐसे फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं आपको, बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं। देखो ये एक बच्ची की आंसर शीट है, सीधा सेक्शन 8 कंपनी वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना, यहां से देखते हैं सेक्शन 8 कंपनी। ये देखो सेक्शन 8 कंपनी, सबसे पहले बच्ची ने फैक्ट्स लिखे हैं। मिस्टर एक्स फॉर्म्ड एन एसोसिएशन विद हिज रिलेटिव टू फॉर्म अ कंपनी टू प्रमोट एजुकेशन। अब इसने देखो ऑब्जेक्ट में लाइसेंस वाज इशूड बाय द कंपनी, गवर्नमेंट एड वाज ग्रांटेड, ये इसने बहुत कुछ लिख के पहले 5 पॉइंट तक तो इसने फैक्ट्स लिखे हैं पूरे बच्चे ने। आपको इतने सारे फैक्ट्स नहीं लिखने, सिर्फ मेन मेन बातें 3-4 लाइनें कि मेन क्या हुआ था और इसकी वजह से क्या डिस्प्यूट हुआ है वो लिख के खत्म कर देना। जैसे मैंने डाला सिर्फ इतना कि एक कंपनी फॉर्म की गई थी पोर चाइल्ड को, लेकिन इन्होंने मैनिपुलेशन करके उसमें अमलगमेट कर दिया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि उनको एड्स मिलती थी, डोनेशन मिलती थी, ऐसे ऐसे वो काम करती थी वगैरह वगैरह, ये सब चीजों की डालने की जरूरत नहीं है फैक्ट्स में। फैक्ट्स के बाद बच्चे ने लिखा प्रोविजन। अब प्रोविजन के अंदर बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वैसे आपको प्रोविजन में पूरा ना एक्सप्लेन करके ना आप खाली प्रोविजन में सिर्फ सेक्शन 8 ऑफ कंपनी लिख के छोड़ देते और बाद में एक्सप्लेनेशन में पूरे प्रोविजन को एक्सप्लेन करते। अब इसने बच्चे ने सीधा मतलब रेलेवेंट प्रोविजन को खत्म कर दिया, इसने सीधा प्रोविजन के अंदर सेक्शन 8 की हेडिंग डाल दी और इसी के अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि सेक्शन 8 कंपनी होता क्या है, ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी किस लिए बनाई जाती है, सेक्शन 8 कंपनी हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, ये सब इसने डाल दिया। और नीचे आगे लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस लाइसेंस रिवोक कब कब कर सकती है, अगर ये कंपनी कुछ भी वायलेशन करती है, कोई फ्रॉडलेंट मैनर में काम करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट करती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वायलेट कर सकती है और फिर उसके बाद और इसका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। और उसने लिख दिया कि लाइसेंस रिवोक करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या तो इस कंपनी को बंद कर सकती है या इसे अमलगमेट कर सकती है विद अनदर कंपनी हैविंग सेम ऑब्जेक्ट, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। कंक्लूजन, सो एज इन द अबव मेंशन सिचुएशन, वही अबव मेंशन या फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट, उस तरीके से लिख लो, इस बच्ची ने जैसे लिखा इस तरीके से लिख लो, जो तुम्हारे को 4 तरीके पता है उस तरीके से लिख लो। The central government passed the order to amalgamate the company with an object to promote education with another company whose main object was to save girl child. Hence, the decision of the central government is not as per law. तो central government के according ये जो order है वो as per law नहीं है. As amalgamation is to be made between the two companies having same objective. तो बच्चे ने इस तरीके से लिखा। हमारी स्टूडेंट है गूगल ड्राइव पेन ड्राइव बच्ची, हमने सिखाया तो हर किसी का लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, जो बच्चा बचपन से सीखता रहा तो ऊपर नीचे 2-4 लाइनें, लेकिन तरीका उसने वही फॉलो करा, उसने वो वाला फॉलो करा जो हमने पहले वाला सिखाया।
फैक्ट्स, रेलेवेंट, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन वाला इसने ये वाला तरीका फॉलो करा है। मैंने तुम्हारे को बता दिया, चाहो तो आप ये वाला फॉलो कर लो, चाहो तो आप ये वाला फॉलो कर लो, बात एक ही है, बात एक ही है। ये खत्म होने के बाद इस तरीके से आपको लिखना है। अच्छा, एक और लड़की का दिखाता हूं, वो भी बहुत अच्छा लिखती है, वो फाइनल की शीट है। देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन पहले इसलिए लिया क्योंकि इंटर वाले बच्चों को भी समझ आ जाएगा, लिखना कैसे, दोनों जगह कॉमन है, फाइनल वालों को भी समझ आ जाएगा। अब ये टॉपिक जो मैं दूसरी शीट दिखाने जा रहा हूं, ये फाइनल का टॉपिक है। ये एक दूसरी लड़की है, हमारी स्टूडेंट है, ये तो बिल्कुल ऐसे लिखती है आंसर जैसे इसने मोती पिरो रखे, मतलब बिल्कुल ले रहे हो, मतलब ये इसकी राइटिंग है बच्चे की, मतलब अपनी राइटिंग तो हमारे को देख के बेइज्जती महसूस होती है, ऐसी राइटिंग देख के। अब एक क्वेश्चन है सीधा सा, अब इसको देखते हैं स्टार्ट कैसे करें। देखो क्वेश्चन क्या है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं, फिर तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आएगा। कंपनी लॉ के अंदर ना एक कंसेप्ट है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर के अंदर, अकाउंट्स ऑडिट वाले चैप्टर में, उस अकाउंट्स ऑडिट वाले चैप्टर में लिखो, जैसे बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट के ऊपर कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन करवाने होते हैं। अब एस बैलेंस शीट में साइन का प्रोविजन क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। बैलेंस शीट में साइन किसके होते हैं, सबसे पहले एक चेयरमैन के होते हैं। अगर कंपनी में चेयरमैन नहीं है तो आपको 2 डायरेक्टर के साइन करवाने हैं, 2 में से अगर कंपनी के अंदर एमडी है तो एक एमडी प्लस एक डायरेक्टर, अगर कंपनी में एमडी नहीं है तो 2 डायरेक्टर। पहले तुम्हें यहां तक बात क्लियर करो, समझ आ रही है? पहले मैं प्रोविजन समझा रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा। सबसे पहले बैलेंस शीट पे साइन किसके होते हैं, जो कंपनी बैलेंस शीट बनती है, कंपनी के चेयरमैन के। अगर चेयरमैन नहीं है तो किसके साइन करवाने हैं, कंपनी के 2 डायरेक्टर के, जिसमें से एक अगर एमडी है कंपनी के अंदर तो एक एमडी के और एक डायरेक्टर के। अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन करवाने होते हैं। साथ में अगर कंपनी के अंदर सीएस, सीईओ और सीएफओ है तो उनके साइन भी मैंडेटरी है। ये है प्रोविजन। अब एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, क्वेश्चन क्या था फिर इस बच्चे की शीट दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। ये लो, क्वेश्चन क्या था, ये रहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्वेश्चन ये था कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर घनश्याम डायरेक्टर एंड मिस्टर हैदर डायरेक्टर एंड मिस्टर इंद्रसेन एमडी। कंपनी के अंदर 3 बंदे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, एक मिस्टर घनश्याम है, एक मिस्टर हैदर है और एक मिस्टर इंद्रसेन है, जिसमें से घनश्याम और हैदर नॉर्मल डायरेक्टर है, इंद्रसेन मैनेजिंग डायरेक्टर है। द कंपनी हैज ऑल्सो फुल टाइम सीएस भी है। अभी मैंने आपको पहले यहीं तक रुक जाओ, तो कंपनी का प्रोविजन क्या था मैंने तुम्हारे को बताया। अब चेयरमैन की यहां पे कोई बात नहीं हुई, तो चेयरमैन की कोई बात नहीं हुई तो साइन किसके होने चाहिए, 2 डायरेक्टर के, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, प्लस अगर सीएस है तो सीएस के साइन भी होने चाहिए। अब यहां पे क्या लिखा है, द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी वर साइंड बाय घनश्याम एंड हैदर। अब साइन किसने करे, घनश्याम और हैदर ने। अच्छा, घनश्याम भी डायरेक्टर है, हैदर भी डायरेक्टर है, मतलब एमडी के साइन करवाए ही नहीं। एग्जामिन वेदर द ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी वाज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी। तो क्या ये जो बैलेंस शीट पे साइन हुआ है क्या ये ओके है, तो आंसर इज साइन ओके नहीं है, क्योंकि सीएस के साइन के बारे में कोई बात ही नहीं करी और सीएस था, प्लस 2 डायरेक्टर के साइन करवाए, और अगर कंपनी में एमडी है तो मैंने बोला एक डायरेक्टर और एक एमडी के साइन होने चाहिए, उन्होंने एमडी के साइन करवाए नहीं, तो ये वायलेशन हो गई। तो अब इस बच्ची ने इस प्रोविजन को एक्सप्लेन कैसे करा, देखो सबसे पहले तो इस बच्ची की मैं आंसर शीट दिखाता हूं, इसने कैसे आंसर को एक्सप्लेन करा। ये बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है आंसर्स को। ये लो क्वेश्चन देखते हैं, 3rd वाला, ये देखो जी क्वेश्चन 3। तो पहले इसने सबसे ऊपर लिख दिया जी, इसने चार्ट बनाकर थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट करा है, इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले इसने विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके 3 डायरेक्टर में 3 लोग हैं, घनश्याम डायरेक्टर है, हैदर डायरेक्टर है, इंद्रसेन एमडी है, और साथ में कंपनी में सीएस भी है। फैक्ट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर साइन बाय घनश्याम एंड हैदर। देखो पूरा क्वेश्चन नहीं पहला, फालतू की बातें नहीं लिखी, मैंने बोला ना फैक्ट्स में सिर्फ मेन 1-2 लाइनें लिख दो, जो पूछा गया वो सिर्फ साइन किसने करा, घनश्याम और हैदर ने, और घनश्याम और हैदर ऊपर देख के पता लगाना है कौन है डायरेक्टर है। अब प्रोविजन क्या है, प्रोविजन एक्स पर सेक्शन 134(1), इसने सेक्शन का नाम डाल दिया और उसको एक्सप्लेन इधर। अच्छा, इसने प्रोविजन के बाद एक्सप्लेनेशन दे दी, और एक्सप्लेनेशन के बाद ये पूरा चलने के बाद इसने कंक्लूजन में क्या करा, इसने क्या करा, हर बच्चे का ना अपना एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। इसने एक्सप्लेनेशन देने के बाद कंक्लूजन का अलग से पैराग्राफ नहीं बनाया, कहां गया, एक्सप्लेनेशन के अंदर ही इसने आखिरी में कंक्लूजन दे दिया, यहां पे कंक्लूजन अलग से नहीं लिखा। अगर पता है क्या होता है बेटर, प्रोविजन में इसने बच्चे ने एक्सप्लेन करा, मैंने तुम्हारे बोला 3 स्टेप में खत्म करा, 4 स्टेप में खत्म करोगे। फिर प्रेजेंटेशन देखो, जनरली जब बच्चा इतना भी लिख देता है टीचर पूरे नंबर दे देता है। मैं तुम्हारे को बता रहा हूं कि आप इससे बेटर क्या कर सकते हो, फैक्ट डालने के बाद प्रोविजन पूरा एक्सप्लेन कर दो कि 134(1) ये बोलता है। अच्छा, इस प्रोविजन में आप लोग ये पूरा एक्सप्लेन करने से बेटर पहले आप रेलेवेंट प्रोविजन या गवर्निंग प्रोविजन की हेडिंग डालना, वहां पे लिखना सेक्शन 134 ऑफ कंपनी एक्ट, बस इतना लिखने से मैंने तुम्हारे को लिखा, ये तुम्हारे को दिखाया कि रेलेवेंट प्रोविजन गवर्निंग प्रोविजन सिर्फ सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट, बस इतना लिख के छोड़ दो। उस प्रोविजन की एक्सप्लेनेशन क्या है वो नीचे डालो। तो इसने क्या करा,
प्रोविजन का ही एक कॉलम बनाया, उसी में सेक्शन डाल दिया, उसी के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें इसने लिख दिया कि चेयरपर्सन के साइन करवाने हैं और चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन कराने, इसमें से एक एमडी होना चाहिए इफ एनी, अगर एमडी है तो, और सी और सीएफ और सीएस के साइन तो होने ही चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन में इसने ये कंक्लूजन वाला पैराग्राफ था, ये चीज तो ऊपर एक्सप्लेन में आ जाती। पता क्या होता था यहाँ पे, अगर थोड़ा सा बेटर कैसे हुआ था, प्रोविजन की जगह यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन 134, फैक्ट वाली लाइन सही थी, प्रोविजन सेक्शन 134, एक्सप्लेनेशन में इसको यहां तक एक्सप्लेन कर देते, जो इसने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी इसको आप कंक्लूजन दे देते कि सिंस देयर इज एमडी इन द कंपनी आइडियली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव बीन साइंड बाय इंद्रसेन एंड प्लस 1 डायरेक्टर। क्योंकि उसने लिख दिया कि कंपनी में एमडी है तो बैलेंस शीट पे साइन किसके होने चाहिए, एक तो इंद्रसेन एमडी के प्लस एक डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, और साथ में आल्सो द कंपनी हैज आल्सो अपॉइंटेड सीएस, तो ही शुड आल्सो हैव साइन इट, तो कंपनी के सीएस के साइन भी होने चाहिए। बस तो इसके अंदर इसने इतना लिख के बात खत्म कर दी। तो यहां पे इसने लास्ट में कंक्लूजन ये रहा, कंक्लूजन इस तरफ आ गया, तो इसने आखिर में कंक्लूजन दिया ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। तो सही करा इसने, सही करा। मेरे को लगा इसने एक्सप्लेन के अंदर ही कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन ये रहा अलग से, चारों स्टेप बनाए हैं इसने बच्चे ने। बस इसके अंदर आपको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करा, तो ऊपर इसने प्रोविजन लिखा ना, यहां पे आप सिर्फ सेक्शन 134 लिख के छोड़ देते, एक्सप्लेनेशन के अंदर ही पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देते तो भी चल जाता। तो अब लेते कि इसने कैसे बनाया, बहुत अच्छा करा, पूरा इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से। सबसे पहले इसने फैक्ट दिए, उसके इसने प्रोविजन के अंदर वो सब समझा दिया, चाहो तो प्रोविजन में खाली सेक्शन नंबर डाल दो, चाहो तो इस प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दो। फिर एक्सप्लेनेशन में इसने कर दिया कि इधर इधर क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्या हुआ, और कंक्लूजन आखिरी में इसने नीचे की तरफ दे दिया, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके नहीं है। क्यों? क्योंकि वायलेशन हुई है, साइन किसके होने चाहिए, उन्होंने करवाए किसके। इस तरीके से इसने बच्चे ने आंसर को प्रेजेंट कर दिया। तो आई होप आपको आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस 4 स्टेप में आंसर को प्रेजेंट करना है, काम खत्म हो गया। अच्छा, ये तो क्वेश्चन सिंपल था, ये तो क्वेश्चन तब था अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो। अब आता है अगर मान लो पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कैसे लिखोगे। वीडियो भले बड़ी बन जाए लेकिन आज पूरा सीखना है। अगर पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कैसे लिखोगे, अब ये बात आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में फैक्ट्स वाला कंसेप्ट तो होता नहीं, तो वहां पे जो फैक्ट्स, रेलेवेंट प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन वाली बात है ना, वो सब डालने की जरूरत नहीं है। यहां पे सीधा सीधा यहीं से स्टार्ट होगा रेलेवेंट प्रोविजन। मान लो पेपर में पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, तो रेलेवेंट प्रोविजन में आप लिखोगे सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर पेपर में सिंपल क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, तो पहले प्राइवेट कंपनी का सेक्शन डाल दिया, एक्सप्लेनेशन, फिर आप डालोगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या डालोगे, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल में, प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन होती हैं। 3 रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होती हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, तो उसमें 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तीसरा क्या है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज, की प्राइवेट कंपनी पब्लिक इश्यू नहीं ला सकती। वो पूरा प्राइवेट कंपनी एक्सप्लेन कर दिया, आखिरी में दे दिया कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखोगे, हेंस फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम, प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी which contains above 3 mentioned conditions in its articles। प्राइवेट कंपनी वो है जिसके अंदर अबव 3 मेंशन कंडीशंस क्यों बोल रहा हूं, या अबव मेंशन कंडीशंस भी लिख सकते हो। अबव मेंशन कंडीशन कौन सी, जो आपने एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करी होंगी कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 कंडीशन चाहिए होती है। कौन कौन सी चाहिए होती है, एक तो होती है रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर, कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। दूसरी होती है लिमिटेशन किसके ऊपर, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। ये तो मैं समराइज में लिख रहा हूं, आप लोग तो पूरा एक्सप्लेन करोगे प्राइवेट कंपनी को। और तीसरा होती है प्रोहिबिशन, किस चीज के ऊपर, पब्लिक इशू के ऊपर, कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर्स का पब्लिक इशू नहीं ला सकती।
तो अगर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो प्राइवेट है, वरना नहीं है। ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसमें बस फैक्ट्स वाला कॉलम नहीं आएगा क्योंकि सिचुएशन तो कुछ है ही नहीं, फैक्ट्स तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये खत्म हो गया। अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, मतलब केस स्टडी बेस्ड कह रहा हूं, सॉरी, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन मतलब किसी पर्टिकुलर केस स्टडी पे आ जाए। जैसे मान लो आप लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर एक केस पढ़ा था, सालोमन एंड सालोमन, सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड का केस पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड का जो केस था ये सेपरेट लीगल एंटिटी पे बेस्ड था, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है, जिसमें सालोमन ने कंपनी बनाई थी अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिलकर। वो सब आपने पूरा पढ़ा था ना सालोमन के केस में। तो अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि एक पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक बंदा है, उसने कंपनी बनाई अपनी बीवी बच्चों के साथ मिलकर और उसने इस तरीके से फ्रॉड करा मार्केट के अंदर, तो बताओ इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। तो पहले तो आप वही फैक्ट्स लिखोगे, फैक्ट्स के अंदर जो वो क्वेश्चन में बता रहा वही सब चेप दोगे। उसके बाद यहां पे ना रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर आएगा, यहां पे रेलेवेंट प्रोविजन में आएगा सालोमन केस का नाम। यहां पे रेलेवेंट प्रोविजन में किसका नाम आएगा? सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड। यहां पे सेक्शन नहीं है ना, केस है, तो सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड केस लॉ का नाम आएगा यहां पे रेलेवेंट प्रोविजन में। और अगर आपको मान लो केस का नाम याद नहीं है तो कैसे लिखना है भी बताऊंगा। अगर मान लो केस का नाम याद है तो अभी तो मैं वो सीख रहा हूं, केस का नाम याद है तो कैसे लिखना है। अब आएगा एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कैसे करोगे? ऐसे लिखोगे द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। फैक्ट्स मतलब वही जो क्वेश्चन में बताए गए हैं, तो आप ऐसे लिखोगे फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड, इज सिमिलर टू द केस ऑफ Salomon and Salomon Limited, in which it was held that, फिर उस केस में जो भी डिसाइड हुआ था, और उस केस में ये डिसाइड हुआ था कि वाइंडिंग अप के टाइम पे, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट मिलेगी इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहां पे अब द फैक्ट ऑफ दिस केस सिमिलर टू द केस ऑफ सॉलोमन एंड सॉलोमन इन व्हिच इट वाज हेल्ड दैट मतलब वही सब चीज लिखोगे जो उस केस में डिसाइड हुआ था, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। और आखिरी में डाल दोगे कंक्लूजन में यही लिखोगे कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट, या फ्रॉम अबव वी कैन से दैट, ऐसे करके कंक्लूजन दे दिया। इसका मतलब यहां पे केस लॉ में क्या होगा, फैक्ट्स आएंगे जैसे क्वेश्चन में ऊपर आते हैं, रेलेवेंट प्रोविजन वाली जगह पे, जहां पे सेक्शन की जगह केस का नाम आएगा, फिर उस केस के अंदर क्या हुआ था, फिर उसको स्टार्ट कैसे करना एक्सप्लेनेशन को, आप ऐसे लिखोगे। क्योंकि देखो आपको ना पेपर में पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि ये केस क्वेश्चन उस केस पे बेस्ड है, तो आप लिखोगे द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ सो एंड सो। जिस केस के सिमिलर है आप उस केस का नाम डाल दो। जैसे हमारे एग्जांपल में जो इस क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए वो सालोमन के केस से सिमिलर थे, तो हमने लिख दिया The fact of this case is similar to the case of Solomon and Solomon in which it was held that, और सालोमन के केस में जो डिसाइड हुआ था वो लिख दो, और आखिरी में कंक्लूजन दे दो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मान लो तुम्हें पेपर में केस का नाम याद नहीं आता, तो फिर आप फैक्ट्स तो लिखोगे, रेलेवेंट प्रोविजन वाला कॉलम नहीं लिखोगे, ये वाला कॉलम नहीं आएगा। फिर सीधा फैक्ट्स के बाद एक्सप्लेनेशन आएगी, और फिर उसको एक्सप्लेनेशन में आंसर को लिखने का तरीका बदल जाएगा। अभी आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं आंसर को लिखने का तरीका बदल जाएगा। क्या होता है, बहुत बार ना बच्चे को ये पता होता है कि एक ऐसा ऐसा केस हुआ था, उस केस में ये डिसाइड हुआ था, लेकिन बच्चे को ना केस के अंदर क्या डिसाइड हुआ था वो याद नहीं आता। बहुत बार बच्चे को केस में हुआ क्या था वो तो याद आता है, सॉरी, केस के अंदर क्या डिसाइड हुआ था वो तो याद आता है। बहुत बार बच्चे को केस का नाम याद नहीं आता। तो अगर आपको केस का नाम याद नहीं है तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट, इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट मींस एक केस के अंदर जज ने ये डिसाइड करा था, और फिर आगे वही क्या डिसाइड करा था पूरा लिख दो, और आखिरी में कंक्लूजन बता दो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने तुम्हारे को क्या बोला कि अगर तुम्हारे को पेपर में केस लॉ का नाम याद है तो पहले फैक्ट्स लिखो क्वेश्चन वाले, उसके एक्सप्लेनेशन में रेलेवेंट प्रोविजन में केस का नाम डालो, फिर एक्सप्लेनेशन में उस केस को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कैसे करोगे, फिर आप ऐसे लिखोगे द फैक्ट ऑफ दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ सो एंड सो, जिस केस से सिमिलर उसका नाम डाल दो। और अगर आपको केस का नाम याद नहीं है तो आप रेलेवेंट प्रोविजन वाला कॉलम डालोगे ही नहीं, सीधा फैक्ट्स डालोगे। फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट, और क्या हेल्ड किया गया था, आपको जजमेंट बहुत सारे बच्चों को याद होती है, वो जजमेंट एक्सप्लेन कर देना और आखिरी में कंक्लूजन दे देना। ये हो गई बात खत्म। अब आता है, मान लो अब आपको तीन चीजें समझ आ गई। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो उसमें फैक्ट्स नहीं डालने, बाकी रेलेवेंट प्रोविजन एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन करके लिखना है। अगर केस लॉ बेस आएगा तो कैसे लिखना है, ये समझ आ गया। अब मान लो आपको पेपर में सेक्शन नंबर याद नहीं आता,
अगर मान लो उसी केस में जैसे अपने ऊपर पढ़ा था, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, जैसे सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन है, जैसे वाला हमने देखा, और मान लो आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, तो आप फैक्ट्स लिखोगे, उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजन वाला पॉइंट नहीं डालोगे, सीधा एक्सप्लेनेशन लिखोगे, सेक्शन 8 में क्या क्या है, वो प्रोविजन क्या है, सेक्शन 8 का कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद कंक्लूजन डाल दोगे कि सेक्शन 8 कंपनी के अकॉर्डिंग नॉन प्रॉफिट कंपनी ऐसे ऐसे डील करती है। अगर मान लो आपको नॉन प्रॉफिट कंपनी का सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा कि सेक्शन 8 है, तो आप सिर्फ फैक्ट्स लिखोगे, उसके एक्सप्लेनेशन में एज पर उस पर आंसर को ऐसे स्टार्ट करोगे। अगर मान लो आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आप ऐसे आंसर स्टार्ट करोगे, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। रेलेवेंट प्रोविजन कौन से हैं भाई, तू सोचता रहा, हमें याद नहीं है। तो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 या एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये तो मैं कंपनी एक्ट एग्जांपल देना इसलिए कंपनी एक्ट लिख रहा हूं, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जांपल लिखोगे तो आप एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो इस तरीके से लिखोगे। तो अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आप सीधा लिख देना एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट सो एंड सो। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट या एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट, और प्रॉपर उस प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दो और आखिरी में कंक्लूजन दे दो। तो इसका अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो फैक्ट्स, उसके रेलेवेंट प्रोविजन में सेक्शन 8 डाल दो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो, आखिरी में कंक्लूजन दे दो। और अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो फैक्ट्स के बाद रेलेवेंट प्रोविजन वाला कॉलम डालो मत, गवर्निंग प्रोविजन वाला, सीधा फैक्ट्स के बाद एक्सप्लेनेशन, उसमें पूरा एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट और उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दो और आखिरी में कंक्लूजन दे दो। तो आपको ये समझ आ गया, सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है, केस का नाम याद है तो कैसे लिखना है, केस का नाम याद नहीं है तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है, और ये सब सिखा दिया। डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन वाला, तो आपको टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखना है। देखो अगर डिफरेंस बिटवीन वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, डिफरेंस बिटवीन वाला, तो आपको ऑलवेज कोशिश ये करनी है कि टेबुलर फॉर्म में बनाना। टेबुलर फॉर्म में आपको पता 3 कॉलम बनाने होंगे, जैसे मान लो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस आ जाए तो एक कॉलम आप बनाओगे बेसिस का, 4 कॉलम बनाओगे, उससे पहले एक कॉलम और बनाओगे सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर, बेसिस, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और प्रॉपर दोनों को आमने सामने सामने एक्सप्लेन करते जाओ। अगर आपको प्रॉपर डिफरेंस अच्छे तरीके से आता है तो, अगर आपको मान लो डिफरेंस अच्छे से नहीं आता है, आपको पेलना है, तो कभी भी टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस मत दो, क्योंकि उस केस के अंदर फिर सारी चीजें सामने क्लियर हो जाती हैं। आप पॉइंट वाइज दो, जैसे मान लो पहला पॉइंट बना दो प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी ये होती है, दूसरा पॉइंट बना दो पब्लिक का कि पब्लिक में ये हो सकता है, फिर तीसरा अगेन बना दो प्राइवेट में ये हो सकता है, चौथा अगेन पब्लिक का बना दो पब्लिक में ये हो सकता है। उसमें क्या होगा, जैसे यहां पे तो क्या होगा, आपने प्राइवेट का पॉइंट एक्सप्लेन करा तो सामने पब्लिक एक्सप्लेन करोगे, 2 मिलाकर एक पॉइंट बनेगा, फिर नीचे ऐसे करके आपको 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर मान लो आपको पॉइंट कम याद आ रहे हैं और पेलना है तो आप सीधा क्या करोगे, पहले प्राइवेट का एक पॉइंट लिखोगे, फिर पब्लिक का एक, कि प्राइवेट ये कर सकती है पब्लिक ये नहीं कर सकती, 2 अलग अलग पॉइंट लग रहे हैं, वो है वो एक ही, 2 मिलाकर एक बन रहा है, लेकिन वो 2 अलग अलग 4 पॉइंट दिख रहे हैं। यहां पे क्या होगा, आमने सामने वो 2 ही एक ही माने, जैसे मान लो आपने लिखा कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, पब्लिक कंपनी ला सकती है, तो आपने एक पॉइंट बनाना, लेकिन यहां आप 2 से अलग पॉइंट बना सकते हो कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, पब्लिक ला सकती है, ऐसे। अगर आपको पेलना है, आपको एग्जैक्ट डिफरेंस याद नहीं है तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, अगर आपको एग्जैक्टली डिफरेंस याद है तो आप डिफरेंस बिटवीन वाली फॉर्म में लिखो। अब एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चे को कि सर आंसर पेपर के अंदर पॉइंट फॉर्म में लिखना है या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, तो बेटा आप पे डिपेंड करता है। देखो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको किसी चीज की एडवांटेजेस पूछी हुई हैं, डिसएडवांटेजेस पूछी हुई है, तो आप उसको पॉइंट में एक्सप्लेन करो। कोई ऐसा प्रोविजन है जिसको आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, किसी सेक्शन पे पूछा गया सेक्शन 8 कंपनी क्या है, ये जैसे भी हमने देखा, तो उसको आप कोशिश करो कि आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो, और पैराग्राफ में ना 2-3 पैराग्राफ बना, तो एक ही पैराग्राफ को पूरा बिना स्पेस के मत पेल देना। अब ये बात भी खत्म हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये समझ आ गया कि फॉर्म ये सब क्या होता है, सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो कैसे लिखना है, ये सब तो आपको समझ आ गया। अब आता है कि मान लो कई बार ऐसा लिखा होता है कंपनी लॉ में कि ये वाला फॉर्म 30 दिन में फाइल करना है, दैट फॉर्म शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज, ऐसे करके लिखा होता है, फाइल्ड विद इन 30 डेज। जैसे आरओसी को फॉर्म फाइल करने होते हैं ना, विद इन 30 डेज टू आरओसी। अब मान लो कि तुम लोग डेज भूल जाओ, आपको ये नहीं याद कि वो फॉर्म 30 दिन में फाइल करना था या 15 दिन में फाइल करना था, तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट फॉर्म शैल बी फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो जैसे अगर नॉर्मल आपको डेज याद है तो आप ऐसे लिखोगे, जैसे मान लो फॉर्म नंबर, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, फॉर्म आईएनसी 22 है कंपनी लॉ के अंदर,
वो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग का फॉर्म है, तो वो 30 दिन में फाइल होता है जनरली कंपनी बनने के। तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर्म I-22 दैट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज टू ROC। लेकिन अगर हम आपको मान लो वो कितने दिन में फाइल होता है वो याद नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे दैट फॉर्म शैल बी फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। डेज की जगह आप क्या लिख दोगे? स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। अब वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जो लॉ के अंदर मेंशन है। अब वो कितना मेंशन है भाई तो अपने आप सोचता रहे, हमें तो याद है नहीं। तो दैट फॉर्म शैल बी फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। अब ये लाइन डाल सकते हैं वहां पे कि अगर आपको डेज भूल गए कितने दिन में फॉर्म फाइल होता है तो अब ऐसे। अब मान लो आपको फॉर्म नंबर याद नहीं है, कई जगह पे जैसे आपने यहां पे लिखा है जैसे फॉर्म INC-22 शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज था। अब आपको मान लो यहां पे फॉर्म याद था, टाइम याद नहीं था, लेकिन मान लो अब आपको फॉर्म नंबर भी याद नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे फिर, तो रेलेवेंट फॉर्म shall be relevant form, आप फिर ऐसे लिखोगे relevant form shall be filed within stipulated time period। तो मतलब जैसे आपको मान लो कंपनी लॉ में फॉर्म नंबर याद नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे रेलेवेंट फॉर्म शैल बी फाइल्ड। कि अगर आपको डेज याद हो तो ऐसे लिख देना 30 दिन। अगर मान लो आपको याद है, ऐसा मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं कि आपको डेज याद है फॉर्म नंबर याद नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे रेलेवेंट फॉर्म शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज अगर डेज याद है। मान लो आपको डेज याद नहीं है फॉर्म याद है, तो आप ऐसे लिखोगे फॉर्म INC-22 शैल बी फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। मान लो आपको डेज भी याद नहीं है फॉर्म भी याद नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे रेलेवेंट फॉर्म शैल बी फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। लेकिन ये चीजें ना कुछ कुछ जगह पे अच्छी लगेंगी जहां पे एक दो जगह पे भूल गए। अब ये नहीं साला पूरे सेक्शनों के अंदर हर सेक्शन में पेलते चलेगा, हर आंसर में रेलेवेंट फॉर्म फाइल्ड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में फाइल्ड है ना, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन। ना सेक्शन याद है, ना फॉर्म याद है, ना डेज याद है, मुंह उठाकर करने के गए पेपर में, है ना। हर जगह नहीं चलेगा, कुछ कुछ जगह पे ट्रिक चल पाएगी अगर आपको कुछ कुछ जगह पे भूले हो तो ये चीजें। तो आपको सब कुछ समझ आ गया। अगर डेज याद नहीं है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है, केस स्टडी बेस आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन आएगा तो कैसे लिखना है, फॉर्म नंबर याद है तो कैसे लिखना है, नहीं याद तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, नहीं याद तो कैसे लिखना है, डेज नंबर याद है तो कैसे लिखना है, नहीं याद तो कैसे लिखना है, सब सिखा दिया है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, मजा आ गया। ठीक है जी, ये थी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस प्लस बच्चों की आंसर शीट दिखा भी दी किस तरीके से आंसर लिखना होता है। चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं करना अभी भी कर दो, और भी नई चीजें आती रहेगी सीखने को।